तो यही दोस्तों आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 52 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, इसमें सर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि यार बहुत हार्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ सर बाउंसर किया। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। इसका सर जी सिर्फ थोड़ा वर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बट जब आप सर इसको समझ के पढ़ोगे तो सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा बात नहीं है, इनडायरेक्ट वे में सब कुछ गिवन है। ठीक है सर, तो देखिए, और बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ 3 पेज में ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा है सच में। इस बार सर आपको सच में कुछ नहीं करना, बहुत छोटा है। ठीक है, तो देखिए, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2011 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेजर लिमिटेड। ठीक है, एंड इट्स ब्रांच एट अ स्टेज। ठीक है, ब्रांच एट अ स्टेज ब्रांच है वेयर द ओनली एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू बी मेड प्रायर टू द, जहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रायर टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एज अ होल, अंडरटेकिंग एज अ होल। ठीक है, बैलेंस शीट अटका हुआ है और क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री पता नहीं है तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री बता देना है। ठीक है, क्योंकि आपका काम क्या है, मुस्कुराते हुए अभी आप कहाँ चल रहे हैं सर, सीए में, इसीलिए ये ड्यूटी किसका है सर, आपका। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हो गया। ओके सर, फिर आ जाइए आगे। इसका मतलब क्या होगा सर, मतलब ये कि हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ठीक है, दोनों गिवन, दोनों का ट्रायल बैलेंस आपको फ़िलहाल तो यहाँ पर गिवन है। ठीक है सर, ठीक है, एंड ओनली आपको एडजस्टमेंट एंट्री बता देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री सर्जिंग होना बाकी है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। ठीक है सर, तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, देखते हैं, हेड ऑफिस का बुक्स यहाँ है। ठीक है, और ब्रांच का बुक्स यहाँ है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है सर। ठीक है, तो ये चीज़ों को सर फिलहाल तो अभी कुछ उतना मतलब है नहीं। ठीक है, तो देखिए, शेयर कैपिटल गिवन है, डरने का बात ही नहीं, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इसका भी कुछ यूज़ नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ यूज़ नहीं है। फिर देखिए करेंट असेट्स। ठीक है, करेंट असेट्स का सर जी यूज़ है, देखिए क्या यूज़ है सर, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस तो चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं बोला, मतलब देखेंगे जब ब्रांच का सर जी यही जो डेबिट बैलेंस गिवन है, इससे रिगार्डिंग कह रहा है कि यहाँ पर नोट नंबर 3 में आप जा कर के देखिए, इस रिगार्डिंग कुछ बातें लिखा हुआ है ब्रांच का करेंट असेट्स रिगार्डिंग। ठीक है सर, ओके, तो इस चीज़ को हम नोट नंबर 3 में पढ़ेंगे सर। ठीक है, तो आइए पढ़ ही लेते हैं, पढ़ेंगे क्या, पढ़ ही लेते हैं सर। देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नोट है, तो नोट नंबर 3 बोला ना, दैट इज़ करेंट एसेट से रिगार्डिंग, तो पढ़िए, इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस्ड प्राइस 4565। ठीक है, मतलब सर हिंट है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये कह रहा है कि सर ये जो करेंट एसेट्स है ना, यहाँ पर ऐसा स्टॉक अभी है जो कि पिछले साल प्रीवियस ईयर हेड ऑफिस ने भेजा था, तो उसमें से गुड्स बाकी है। ठीक है, मतलब जो कि प्रीवियस ईयर हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजा था, इंक्लूड्स गुड रिसीव्ड इंक्लूड्स गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इसका मतलब ये हिंट है सर, ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये हिंट है आपको कि ये कह रहा है कि ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड है, कितने अमाउंट का, 4565 का। ठीक है, तो किस में इंक्लूड है सर, इसमें इंक्लूड है, इस वाले में, करेंट एसेट में। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि करेंट एसेट का ही तो पार्ट होता है ना स्टॉक। ठीक है सर, ओके, सी थोड़ा ऊपर चली गया। ठीक है सर, ओके सर, तो यही चीज़ है। तो आइए इसको देखते हैं नीचे में। तो देखिए, जब आप नोट नंबर 3 पढ़ें तो हमें ये पता चला कि ये कहना चाहता है कि ब्रांच का जो करेंट एसेट्स है दैट इज़ 23,715 का। ठीक है, 715 का है, यस सर, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूड है। ठीक है, एंड ये कौन सा है सर, ये वो चीज़ है जो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस से हुआ था। ठीक है, उसमें से, तो ये कितने का है सर, क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड 4,565 का, जो कि हमने नोट नंबर 3 में देखा। ठीक है सर, और ये अमाउंट किस पर है, ये आईपी पर है, ध्यान रखिएगा, ये आईपी पर है, तो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ये इसका हिंट है, ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ये अमाउंट आईपी पर है। यहाँ पर सर जी यही इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये
और एक आपको इसके आगे देखने मिलेगा सर क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में तो सिंपली है, सीधा सीधा स्टॉक रिजर्व उसी में एडजस्ट हो जाता है। बट यहाँ पर सर जी आपको अलग से इस क्वेश्चन में स्टॉक रिजर्व सर बनाए थे, बट अगर इंस्टीट्यूट बोलता है कि उसमें भी साथ में बनाओ तो साथ में बना देना। बट यहाँ पर सर जी आपको सीखने मिलेगा कि स्टॉक रिजर्व्स बनाते कैसे हैं सर। फर्स्ट टाइम अभी आप बनाने जाओगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है सर। ओके, जो कि आपको एक बार बनाने का मौका मिला था क्वेश्चन नंबर 17 में, बट उस टाइम लगता है शायद सर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर सर जी अब ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फिर देखिए सर, करेंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। हेड ऑफिस का डेबिट और ब्रांच का डेबिट क्रेडिट गिवन है, ब्रांच का भी डेबिट क्रेडिट गिवन है, ठीक है सर। तो करेंट लायबिलिटी में अमाउंट गिवन है। अब देखिए स्टॉक रिजर्व्स 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 बोल रहा है, मतलब ये सर ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया यहाँ पर, स्टॉक रिजर्व्स से फ़िलहाल तो यहाँ पर सर जी कुछ भी बैलेंस ब्रांच साइड में गिवन नहीं है, बट हाँ इस पर ज़रूर गिवन है 693। अब ये अमाउंट एक लिख दिया हेड ऑफिस। स्टॉक रिजर्व्स हटाता कौन है, स्टॉक रिजर्व्स का काम किसका है, हेड ऑफिस का, ठीक है। तो अगर ये जो स्टॉक रिजर्व्स है सर 4565 के ऊपर जो भी स्टॉक रिजर्व्स होगा, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर है हेड ऑफिस का, ठीक है। तो हेड ऑफिस ही इसको हटाएगा या जो करेगा। और उसी तरह अगर ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर का रिजर्व्स है, ठीक है, दैट इज़ स्टॉक रिजर्व्स है, तो ये भी हटाना या फिर ऐड करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड ऑफिस का। बट ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक का अगर ये होगा तो ये ऐड बैक होता है, ये तो आपको रूल पता ही है। और पीछे वाला जो कि क्लोजिंग का था, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला को रिवर्स करके बैक करना होता है, माइनस करना होता है। ये दोनों ड्यूटी किसका है सर, हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस ही करेगा। यस सर, इतना माइंड में रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ बोला नोट 2, तो नोट 2 चलिए देख लेते हैं पहले। तो आज ये 2 में जो कि स्टॉक रिजर्व्स के लिए है, ये कह रहा है कि रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स, ये एस इधर है, गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2011, ठीक है। मतलब ये हिंट है कि स्टॉक रिजर्व क्रिएट करता है हेड ऑफिस एंड, ठीक है, एंड ये ब्रांच का स्टॉक रिजर्व्स है ऑन ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ब्रांच का स्टॉक रिजर्व्स है ऑन 1 जनवरी 2011, ठीक है। एक बार और पढ़िए, रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस, जो कि ये हिंट है, स्टॉक रिजर्व्स क्रिएट करता है हेड ऑफिस, ठीक है, बाय द ब्रांच, ठीक है, ब्रांच का स्टॉक रिजर्व्स के ऊपर, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2011। तो ये 1 जनवरी 2011 दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक है। तो नोट देखें तो सर जी हमने नोट देखा तो हमें ये समझ में आया कि ये ओपनिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व्स है, ठीक है। ये अमाउंट सिंपल सा बात है सर, 10% होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ आईपी माइनस कॉस्ट। ये वाला बात सर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 100, ठीक है। तो सिंस कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 एंड आईपी इज इक्वल्स टू 110, तो इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 100, कॉस्ट प्लस 10, तो इस वजह से आईपी हो गया 110, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सर ये लिखा हुआ है, ये अमाउंट होना चाहिए आईपी माइनस कॉस्ट, ठीक है, दैट इज़ 10%। तो ओपनिंग का 10%, ठीक है। तो ओपनिंग अमाउंट कहीं गिवन है क्या सर, देखिएगा, नहीं है सर, ठीक है। तो ये एक तरह से ओपनिंग अमाउंट के ऊपर का 10% है, ये चीज़, ये हिंट भी बता दिया। ओके सर, चलिए फिर आते हैं आगे। फिर देखिए आगे क्या है, रेवेन्यू अकाउंट। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है सर P&L, ठीक है, P&L होता है। उसके बाद देखिए ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस अकाउंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोट के इस पॉइंट को कि सर ये मिस मैच है दोनों का बैलेंस। हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा है 31,536 ब्रांच अकाउंट का बैलेंस, और ब्रांच के बुक्स में दिख रहा है हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस 22,645, ठीक है। ओके सर, तो मिस मैच है। यस सर, तो बैलेंस को रिकनसाइल करना पड़ेगा आपको सर जी, रिकनसाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, आप तो कह रहे थे छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं। अब पढ़िए आगे, ठीक है। तो देखिए अब आगे पढ़िए, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स इन द बोथ सेट ऑफ बुक्स। मतलब सर जी, मतलब यही कि आपको दोनों का बुक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या करना है सर, तो 1 और 2
ब्रांच का भी बुक्स बनाए, ठीक है, प्लस हेड ऑफिस का भी बुक्स बनाए, ठीक है। लेजर बना लीजिए सिर्फ, ठीक है। और सिर्फ बुक्स बना करके सिर्फ आपको रिकनसाइल करना है, ठीक है। सिर्फ रिकनसाइल कर दीजिए, आपका काम खत्म। नोट, शिफ्टिंग नहीं करना है। क्यों सर, शिफ्टिंग क्यों ना करें ज़िंदगी में, कुछ तो बताइए। यस, तो सुनिए, नोट शिफ्टिंग नहीं किए बिकॉज बात ये था कि सर जी क्वेश्चन ने बैलेंस शीट या P&L कुछ भी बनाने के लिए नहीं बोला, ठीक है। क्वेश्चन सिंपली क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि भाई साहब आप बना के दे दो हमको बोथ सेट ऑफ बुक्स, दोनों बुक्स बना के दे दो, ब्रांच का और हेड ऑफिस। और इतना बनाने के लिए बस मेरा स्टेप नंबर 1 रिकनसाइल ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम रिकनसाइल कर देंगे दोनों का बुक्स को बना करके, ठीक है सर, ओके। और इसी वजह से शिफ्टिंग नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन अगर बोलता बैलेंस शीट बनाओ या P&L बनाओ तब ना करते यार। बट जब बोला ही नहीं तो बिना कहे क्यों भाई साहब न्योता में जाएंगे। शादी, जब शादी कोई कर रहा है तुमको भाई साहब इनविटेशन ही नहीं दिया तो तुम क्यों जाओगे, बात है ना। यस, नहीं जाएंगे भाई। अगर वो कितना भी अच्छा दोस्त होगा, ससुर का गर्लफ्रेंड होगी, तब वो घर में रह लेगा भाई ठीक है। तो बस वही सब बातें हैं, तो क्या करेंगे सर, नहीं जाएंगे सर। तो इसीलिए नहीं बनाएंगे सर, जब पूछा ही नहीं तो नहीं बनाएंगे ठीक है, ओके सर। तो नहीं बनाएंगे, समझ लेना। शिफ्टिंग और P&L पूछे तभी देना है मतलब सर शिफ्टिंग कब करना है, शिफ्टिंग तब करते हैं जब क्वेश्चन बोले कि बैलेंस शीट बना दो या P&L बना दो, तभी शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, ओके सर। ये पॉइंट क्लियर, यस सर। ऊपर से भी क्लियर, यस सर। ऑल क्लियर, नो सर फिर देखिए गुड्स, ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया था पहला वाला, इसका एक पॉइंट बाकी था। गुड्स ट्रांसफ़र या हेड ऑफिस ने ब्रांच को 110 पर, ठीक है, दैट इज़ IP प्राइस, ठीक है। एंड बोथ रेवेन्यू हैव बीन प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज, दैट इज़ ये कहना चाह रहा है कि मीन्स P&L बनाया गया IP को ध्यान में रख करके, जिसका इस क्वेश्चन में सर जी है। बट इस क्वेश्चन में उतना इसका यूजेस नहीं है, आप देखोगे, ठीक है, उतना कुछ यूज़ नहीं है खास, ठीक है। सिर्फ ये 110 वाला अमाउंट है ना, बस इसी का यूज़ होगा, क्योंकि ये सिर्फ लिख दिया है बट P&L तो बनेगा ही नहीं, तो सर जी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट तो हमने आपके साथ डिस्कस किया ही, स्टॉक रिजर्व्स है, ओपनिंग वाला, ठीक है। तो ये था नोट नंबर 2। फिर पॉइंट नंबर 3 जो कि करेंट एसेट्स, वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक छिपा हुआ है, उसके ऊपर ही स्टॉक रिजर्व्स निकालना है। यहाँ तो खैर निकाल के वो दे दिया है, ठीक है, डायरेक्टली। बट यहाँ पर आपको सर जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम करवाएंगे आपको कैलकुलेट, टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 4। फोर्थ नंबर पॉइंट पे सर, फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुड्स इनवॉइस्ड बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इतना 3,641 रुपये का गुड्स को भेजा हेड ऑफिस ने, ठीक है। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को, वर्क इन ट्रांजिट, जो कि ट्रांजिट में ही रह गया, ठीक है, अभी तक पहुंचा ही नहीं। तो ये क्या है सर, ये है GIT, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है GIT एंड ब्रांच एंट्री करेगा इसके लिए, ओके सर। एट 31 दिसंबर 2011 तक भी नहीं पहुंचा, ठीक है, वही चीज़ लिखा है। एज वॉज ऑल्सो रेमिटेंस ऑफ 3,500 फ्रॉम द ब्रांच। और एक और चीज़ सर, वो भी सर रास्ते में है। क्या रास्ते में है, मतलब GIT ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा था, ठीक है, फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है। तो इतना ही इशारा काफ़ी होना चाहिए कि ब्रांच ने भेजा था बट वो कैश रास्ते में रह गया, तो ये एंट्री कौन करेगा, हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ्रॉम द ब्रांच लिख दिया, इस वजह से CIT का एंट्री हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। और गुड्स रिसीव्ड बाय, गुड्स इन्वॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, यहाँ लिख दिया कि हेड ऑफिस भेजा है, ठीक है। तो इस वजह से ये एंट्री एडजस्टमेंट वाला GIT का ब्रांच करेगा, ठीक है सर, ओके। तो ये दोनों तो आपको सर ये आता ही होगा, ठीक है। फिर ये आ जाइए 5वां नंबर। एट द 31 दिसंबर 2011 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वेर रिफ्लेक्टेड इन द, रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है रिकॉर्डेड, इन द हेड ऑफिस, ठीक है, बुक्स। हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री हो चुका है, एंट्री कर चुका है हेड ऑफिस, बट अनरिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स, बट ब्रांच नहीं किया है एंट्री, ठीक है सर। तो देखिए नहीं किया एंट्री, क्या चीज़ का एंट्री नहीं किया, तो इसी का पॉइंट है नीचे। द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी ₹2500 वाज रीच्ड द ब्रांच ऑन December 25, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि सर इंटरलिंक करें, मतलब
इंटरलिंक करें ऊपर से कि सर परचेज किया, ठीक है, हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस इसका पेमेंट दिया होगा। ये बात आपको सभी समझ में आना चाहिए कि जब हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब ये जो लोरी है इसका पेमेंट कौन किया होगा। लोरी मतलब सर मान लीजिए व्हीकल, ठीक है। तो हेड ऑफिस परचेज करके ब्रांच को दिया, बट ब्रांच भूल गया रिकॉर्ड करना, ठीक है। ब्रांच को खुशी में बोला कि अरे सर बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, बट बाद में वो भूल गया। तो भूल गया तो ब्रांच एंट्री करेगा, ठीक है, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। व्हीकल की जगह अगर कुछ भाई तुम मोटर लिखो या जो लिखो भाई साहब, इंस्टीट्यूट जो लिखे वो लिख देना, ठीक है। तो लोरी लिखे तो लोरी लिख देना, व्हीकल लिखे तो व्हीकल लिख देना, ठीक है। तो हेड ऑफिस परचेज करके ब्रांच को दिया, बट ब्रांच भूल गया रिकॉर्ड करना, तो ब्रांच एंट्री करेगा एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है सर, ओके। फिर इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है सर, a sum received on 30 दिसंबर 2011 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर्स, ठीक है। मतलब मीन्स कि ब्रांच के डेटर से हेड ऑफिस ने पैसा रिसीव कर लिया, ये येलो लाइन पड़ी है सर, ठीक है। हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया ब्रांच डेटर से, ठीक है, बट एंट्री भी कर लिया हेड ऑफिस, बट वो ब्रांच एंट्री नहीं किया क्योंकि ये 30 को मिला ही था और हेड ऑफिस ब्रांच को बता नहीं पाया, ठीक है। तो एंट्री नहीं हुआ, ठीक है सर। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब चलिए इसका छोटा सा आंसर है, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि ये स्टॉक रिजर्व्स का बात आ रहा है, स्टॉक रिजर्व्स के लिए आपको अलग से क्वेश्चन, स्टॉक रिजर्व का सॉल्यूशन समझाने के लिए सर ने क्या किया था कि स्टॉक रिजर्व्स को अलग से शो कर दिया था, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट कहता है कि एक में करिए तो आप एक में भी कर सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। तो पहले आपको सर जी हम रिकनसाइल समझा देते हैं, ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर। तो देखिए स्टेप नंबर 1 रिकनसाइल करें। नोट ध्यान रखिए, जब ओनली बुक्स बनाने बोले तो सिर्फ रिकनसाइल तक करके छोड़ दें, ठीक है। सिंपली बोले कि बस दोनों बुक्स बना दो, तो यही एक हेड ऑफिस का बुक्स बना दीजिए और एक ब्रांच का बुक्स बना दीजिए। देखिए यहाँ पर रिकनसाइल बैलेंस आ गया, बस इतना ही काम है, इतना ही बना करके छोड़ देना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलेगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन टीच कंसेप्ट, ये क्वेश्चन ये सिखाता है कि जब बैलेंस शीट या P&L बनाने बोले तो ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट को मजाक में मत लीजिएगा सर, वरना आपका एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होगा फालतू का, ठीक है। और इंस्टीट्यूट उस पर एक क्या बोले तो आधा नंबर भी नहीं देगा, एक चौथाई मार्क्स भी नहीं देगा, ठीक है। तो भाई टाइम वेस्ट मत करना, एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है सर, ओके। तो देखिए, तो ध्यान रखिएगा कि जब बैलेंस शीट या P&L बनाने बोले, जब बैलेंस शीट या P&L बनाने बोले तो रिकनसाइल करना पड़ेगा। ऐसे तो रिकनसाइल तो कर ही दीजिएगा, इसके बाद आपको फिर शिफ्टिंग तब करना है, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है सर, समझ गए। यस सर, तो शिफ्टिंग तभी करेंगे जब बैलेंस शीट या हमको P&L बनाने क्वेश्चन में बोलेगा, यही बात था, ठीक है सर, ओके। अब तो कुछ है ही नहीं, आप ही सब कुछ कर दोगे सर। इन रिकनसाइल वाला प्रोसेस अपना दिमाग लगाइए। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ब्रांच अकाउंट बना इन द बुक्स ऑफ, सॉरी एक मिनट, सॉरी, इन द हेड ऑफिस बुक्स, ठीक है, इन द हेड ऑफिस बुक्स ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ये यहाँ साइड में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे तो जानते ही है सर। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और इधर देखिए इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस बना रहे हैं, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच अकाउंट हेड अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। आ जाइए देखते हैं क्या क्या बैलेंस है किसका किसका। क्वेश्चन में सर जी सामने रखिए, क्वेश्चन को देखिए, नीचे में गिवन है फर्स्ट बॉक्स में, ये रहा ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो हेड ऑफिस का देखिए, हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का देखिए, ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है किस में, हेड ऑफिस के बुक्स में। तो आज ये पहला ही नंबर है, वो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्या दिख रहा है, डेबिट बैलेंस गिवन है
31,536, ठीक है सर। तो फर्स्ट टाइम में लिख दीजिए। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। डेबिट साइड में लिखा था, सिंपली डेबिट में उठा करके लिख दिए, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, सिंपली लिख दिए। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस गिवन है, समझ गए? यस सर। फिर आ जाइए दूसरा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है 22,645 रुपया, ठीक है सर। तो आइए, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो बाई बैलेंस बीडी करके क्रेडिट बैलेंस लिख दिए कि क्रेडिट बैलेंस गिवन है इतना, ओपनिंग बैलेंस है ये, ठीक है सर। लिख दिए, ओके सर। अब काम ही ख़त्म। देखिए अब सीधे आप पढ़िए सर जी पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, CIT का आइटम है कुछ, तो कैश इन ट्रांजिट CIT अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कैश रास्ते में है, हेड ऑफिस एंट्री कर देगा ब्रांच के नाम पर। तो देखिए एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट, सॉरी CIT अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट तो बन ही रहा है, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में CIT करके बाई दिख रहा है, ठीक है। अब आ जाइए इस साइड, ठीक है सर। इस साइड आ जाइए, तो आप देखेंगे कि सर GIT, ठीक है, और जो कि IP पर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, GIT IP पर है। क्यों सर? क्योंकि वो जो गुड्स है जो रास्ते में है वो IP पर ही भेजा है हेड ऑफिस ने, ठीक है। ओके सर। तो देखिए एंट्री क्या होगा, एंट्री तो सही सिंपल है, GIT अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो क्या सर यहाँ पे IP पर अमाउंट नहीं लिखे हैं? नहीं, IP पर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स रास्ता में रह गया तो हेड ऑफिस ने सेंड किया था, ठीक है। तो हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो इसके डेबिट, इसका क्रेडिट साइड में बाई करके लिखा होना चाहिए, तो लिखा भी हुआ है, ठीक है सर। सिंपली लिख दिए। अब इससे रिगार्डिंग एक नोट्स है जो कि आपको स्टॉक रिजर्व्स में दिखेगा, सिंस नोट्स बिकॉज GIT IP पर है तो स्टॉक रिजर्व्स कैलकुलेट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। तो GIT के ऊपर भी हेड ऑफिस कैलकुलेट करके ये भी स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये सर स्टॉक रिजर्व जो हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, व्हीकल आया, व्हीकल खरीद के भेजा, तो एंट्री करना चाहिए था ब्रांच को अपने बुक्स में। व्हीकल आया तो डेबिट, और भेजा कौन था? हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने परचेज करके भेजा था बट ब्रांच एंट्री करना भूल गया, तो अब कर रहा है। तो हेड ऑफिस के बाई साइड में व्हीकल दिखना चाहिए, 2500 का था तो 2500 का, ओके सर। फिर एक और चीज़ है डेटर्स, मतलब ब्रांच का डेटर्स ने हेड ऑफिस, ब्रांच का डेटर्स से हेड ऑफिस ने पैसा रिसीव कर लिया, बट इस बात का जब पता चला तो ब्रांच ने एंट्री किया, बोला अरे यार पहले बता दिए रहते हैं। तो ब्रांच क्या करेगा, डेटर को घटाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट करेगा, तो डेटर को देखिए क्रेडिट किया, और हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, तो हेड ऑफिस को डेबिट कर दिया, ठीक है सर। तो देखिए टू डेटर्स 750 रुपये से उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या है? एंट्री तो आपके सामने है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर, समझ रहे हैं सर। तो ये फंडा था भाई साहब, ठीक है। आपको याद हो पीछे का कंसेप्ट वगैरह सब कुछ, आप देखिए कैसे यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो सर जी आप लोग करके कॉन्सेप्ट वाला को एक बार अच्छे से फिर से देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, चलिए फिर चलते हैं और थोड़ा सा आगे ज़िंदगी के राह में, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। उसके बाद देखिए ये कैलकुलेशन फिलहाल स्टॉक रिजर्व का है, ये यहाँ का कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ समझाने के लिए सर जी सिर्फ लिखा हुआ है। अब देखिए अब सब कुछ हो गया, बाकी तो काम सर 2 बच गया। देखिए क्वेश्चन से बताते हैं। पॉइंट नंबर 1 का काम तो सिर्फ अमाउंट बताना था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 स्टॉक रिजर्व, पॉइंट नंबर 3 स्टॉक रिजर्व, ये दोनों स्टॉक रिजर्व है। तो अभी स्टॉक रिजर्व अकाउंट का तो अभी बात करना बाकी ही है। 4 नंबर पॉइंट था सर, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट था CIT GIT वाला, तो सर जी वो दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया आपके सामने। 5th नंबर पॉइंट था लोरी वाला, तो वो भी हो गया, और डेटर से रिगार्डिंग था तो वो भी हो गया, ठीक है सर। तो अब हम इसको क्लोज कर दें? यस सर, आराम से कर लीजिए। तो देखिए इधर जोड़ेंगे जीडी में, तो आजकल होना चाहिए 31,536, इधर भी उतना ही होना चाहिए, बट बैलेंसिंग फिगर अभी कितना आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आया 28,036 रुपये का, ठीक है। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया 28,036, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर में जोड़िएगा सर, तो ज़िंदगी में आजकल इधर में जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा 28,786 आता है। इधर भी रूल के अकॉर्डिंग उतना ही आना चाहिए। इधर आप माइनस करिएगा ओनली 750 रुपया, जो कि डेटर का अमाउंट था,
तो आपका कैलकुलेटर स्क्रीन आपको बता देगा बैलेंसिंग की फिगर 28,036 रुपये, ठीक है सर। तो इधर आ गया डेबिट बैलेंस। तो मतलब ये कि ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया। अब देखिए क्या रिकॉन्सिलेशन हो गया। यस सर, इधर में हेड ऑफिस के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ब्रांच का, ठीक है, और ब्रांच के बुक्स में डेबिट बैलेंस दिख रहा है हेड ऑफिस का, ठीक है सर। तो रिकन्सिलेशन हो गया और अमाउंट भी दोनों तरफ में सेम है। तो हमारा सर जी ये काम तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, पहला स्टेप काम ख़त्म। बट क्योंकि यहाँ पर सर जी पॉइंट नंबर आप देखेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर सर यहाँ पर 2 और 3 डाला है, तो स्टॉक रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस। तो ओपनिंग वाला स्टॉक रिजर्व तो सर ये आपको हाथ में दे दिया कैलकुलेट करके, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, रिकन्सिलेशन, तो ये तो चीज़ वहाँ का है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये ऊपर का नोट है, ये नोट सर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये भी नोट है, 3 नोट है, जगह नहीं था इसलिए नोट 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ा। तीनों लास्ट का नोट है, अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। तो देखिए बाकी चीज़ों पे फ़िलहाल फोकस करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए इसको काटो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अलग से बनाएं स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट का एक में बनाओ तो आप ऐसे ही बना सकते हो। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट्स स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट ऐसे बनाते हैं। आपने सर जी इसको क्वेश्चन नंबर 17 में प्रीवियस चैप्टर का जो कि डिपेंडेंट ब्रांच था, वहाँ पर भी सर जी आपने इसको बनाया होगा। बट हो सकता है अगर आपको सर जी समझ में नहीं आया होगा तो अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान रहे, स्टॉक रिजर्व्स, आपको ये चीज़ सर जी पता चल जाएगा कि स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट में शॉर्टेज का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टेज का नामो निशान तक नहीं आता, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में सर जी हमको लगता है कि उस टाइम में आपको वो चीज़ हम अगर समझाते भी तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पर सर जी नहीं बोले, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर सर जी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक रिजर्व का शॉर्टेज में कोई रोल प्ले वाले नहीं है, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंपली क्या किए सर, ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक पर कैलकुलेट है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस P&L रिवर्स किए, एडबैक कर दिए 693 रुपीज़, ठीक है। दैट इज़ मतलब ये कि रिवर्स किए हेड ऑफिस के P&L में से, बिकॉज इस साल का ओपनिंग है जो कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था, तो क्लोजिंग होगा तो इस पर से स्टॉक रिजर्व्स हटाए होंगे। तो करेंट ईयर में अब ओपनिंग स्टॉक सेल हुआ होगा फीफो बेसिस पर, ठीक है सर, इसलिए रिवर्स किए, ठीक है, हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र किए थे, तो ये भी ठीक है, ठीक है, हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र किए थे तो ये सेकंड इफेक्ट शो करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस से वो ट्रांसफ़र हो रहा था। तो ये तो हो गया सर जी सेकंड इफेक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट इफेक्ट क्या सर, ओपनिंग बैलेंस पर स्टॉक रिजर्व्स हटाना, ठीक है। बाई बैलेंस भी तो हटाते ही थे, याद होगा, यस सर, तो हटा दिए। तो ये क्या है, स्टॉक रिजर्व्स ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, ठीक है। यहाँ तो फर्स्ट इफेक्ट लिखे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पर वो बता दिया कि यार ये ओपनिंग स्टॉक का है, तो बैलेंस BD करके ये चीज़ लिख दिए, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र टू P&L ये लाइन से है, उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिए कि सेकंड इफेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहें तो सर जी आप देख सकते हो, आप इसको ही फर्स्ट इफेक्ट मान सकते हो, इसको ही मान सकते हो, जैसे अब आपको समझ में आ जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिजर्व्स यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये कहाँ से लाए वो बताना पड़ेगा, जो कि हमने लाया P&L से ट्रांसफ़र करके, ठीक है। तो उसका हमने मतलब इतना लंबा समझाया है, बट लिखना नहीं है, ध्यान रहे, रिवर्स किए हैं, एड बैक किए हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली गिवन था, ठीक है सर। ओके, देखिए ध्यान रखिएगा सर, स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट किसका किसका बात होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक का बात होता है, उसके बाद देखिए एक बात होता है GIT का, और एक बात होता है क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो है सर टू बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक रिजर्व्स ऑन क्लोजिंग स्टॉक, आपको याद है वहाँ पर पॉइंट नंबर जो 2 है वो तो हमारा हो गया, ऊपर वाला पॉइंट था, देखिए ये पॉइंट नंबर 2
2 तो हो गया सर स्टॉक रिजर्व्स ये ओपनिंग पर। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 जो कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 4565 का, और वो भी है आईपी पर। ठीक है, तो देखिए तो आईपी पर है तो ऊपर आईपी नीचे आईपी, और हमको हटाना है क्या, स्टॉक रिजर्व, वहीं तो हटाना है आईपी पर से। ठीक है, तो आईपी हटा देंगे, बस बाकी सब ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे सर, 10 हम कैलकुलेट कर दिए क्योंकि प्रॉफिट जानना था हमको, तो इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक पर से प्रॉफिट को क्या किए, रिवर्स करके हटा दिए। ठीक है, तो इस तरह आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे सर तो 415 रुपये आएगा। सेम सब कुछ वही है जो आप करते थे यार। ठीक है, बस यहाँ नाम आपको सिर्फ अलग लग रहा है कि अरे यार सर ये स्टॉक रिजर्व क्या है। सेम वही चीज़ है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करते थे ना, बस वही चीज़ है। एक यहाँ नया ऐड हो रहा है जीआईटी बस, और जीआईटी की जगह शॉर्टेज यहाँ से हट जा रहा है। ठीक है सर, शॉर्टेज हट जा रहा है और इसके जगह पर जीआईटी आ जा रहा है। ठीक है, बस ब्रांच एडजस्टमेंट में भी आप यही तीनों एंट्री करते थे, याद हो आपको तो हम बता दें कि सर ओपनिंग स्टॉक का इधर में ऐड किया जाता था। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक का इस साइड में हटाते थे, जीआईटी का भी साइड, शॉर्टेज का भी साइड में हटाते थे, तो शॉर्टेज की जगह यहाँ जीआईटी आ गया। हाँ, वहाँ पर बस ये नहीं होता था कि आपको ये नहीं करना पड़ता कि ट्रांसफ़र टू पी&एल ये नहीं लिखना पड़ता था। तो ये क्योंकि आप इंडिपेंडेंट में हो और स्पेशली स्टॉक रिजर्व अकाउंट बना रहे हो, तो भाई स्पेशल जब अकाउंट खोलोगे तो स्पेशल गुपचुप जैसे खाते हो तो कुछ तो अलग रहता है ना, तो वैसे ही सर जी यहाँ पर स्पेशली कुछ तो अलग होगा। यस सर, तो वही चीज़ है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर सर कैलकुलेट करके वो चीज़ यहाँ पर लिख दिए 415 रुपया। ठीक है, और स्टॉक रिजर्व ऑन जीआईटी बिकॉज ये भी रास्ता में रह गया, तो ये भी तो बिका नहीं इस साल, तो 3641 जो कि ये भी आईपी पर था, तो ऊपर आईपी नीचे आईपी, और इस पर से भी 10 रुपये हटा दिए, 331 रुपया। दोनों को जोड़ करके सर जी एक साथ भी आप लिख दो डायरेक्ट चलेगा, 746। ठीक है, अब ये सर आपको यहाँ पर भी हम जो कह रहे थे पीछे दिखा देंगे, तो देख लीजिए बाई जीआईटी आईपी पर है स्टॉक रिजर्व कैलकुलेटेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस का काम है, तो ये आईपी पर है, यहाँ आईपी पर लिख दो, बिंदास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे में एडजस्ट हो जाएगा, इस पे से जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो 10% कॉस्ट के अलावा जो दिख रहा है, वो चीज़ें आगे में एडजस्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से बिंदास इसको लिख देना है। ठीक है सर, ओके सर। तो देखिए 3641 के ऊपर आईपी नीचे आईपी 10 हटाए थे तो 331 आया था, दैट इज़ स्टॉक रिजर्व्स में जाएगा, स्टॉक रिजर्व्स ऑन जीआईटी। ठीक है सर, समझ रहे हैं सर, सीआईटी पे नहीं होता। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नहीं तो क्रैश कर जाओगे। ठीक है सर, सीआईटी पे कैसे होगा मेरे भाई, कैश इन ट्रांजिट है बे, गुड्स थोड़ी है कि इस साल फंस जाएगा, अबे 2-3 दिन के लिए फंसा है मेरे भाई, आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सर, यस सर, ओके सर। मजाक बहुत हो जाता है सर, कभी कभार हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो चलिए सर ये समझ गया। अब देखिए सर, तो ये चीज़ें भी हो गया, इधर से सर जी यहाँ लिख दिए, इधर से ये लिख दिए। ठीक है, इधर में सर बैलेंसिंग क्लियर देंगे, हो गया, जा रहे हैं भाई, 5 मिनट काम है। इधर से जब आप इसको सर जी बैलेंसिंग फिगर करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर करके ये अमाउंट इधर आ जाएगा, और इधर से बैलेंसिंग फिगर करके ये अमाउंट इधर आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए